नमस्कार, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और MPIT न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं, चाय पे चर्चा, और एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तमाम लोग जो युवा हैं, आज ये खास कार्यक्रम उनके लिए है। खासकर इसलिए कि हम जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो कहाँ तक चलते 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 हमारे पास एक पड़ाव आता है जहाँ हम ज़ीरो हो जाते हैं और वहाँ से फिर से हमें शुरू करना पड़ता है। एजुकेशन के बाद फिर से हमें शुरू करना पड़ता है। तो उसके लिए आज हमें प्रेरणा देने हमारे बीच आए हैं श्रीधर राव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीधर राव जी। धन्यवाद। वैसे तो आपके बहुत सारे परिचय हैं यहाँ हमारे पास, और स्पोर्ट्स इवेंट जो ICC या स्टार स्पोर्ट्स, इसमें आप काफ़ी सक्रिय हैं, कमेंट्री प्रोड्यूसर हैं, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल से आप काम कर रहे हैं। तो मैं बात आपकी सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ रहा है, कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है। अनिल, वैसे देखा जाए तो शहडोल ही मेरा एक तरह से सब कुछ बचपन बीता, लेकिन मैं पैदा हुआ हूँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, जो मेरा ननिहाल है। हम लोग दक्षिण भारतीय हैं और 1919 में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर शहडोल रेलवे स्टेशन के पहले रेलवे स्टेशन मास्टर बन के आए थे। अरे वाह। और उसके बाद से हमारा परिवार जो है यहीं पे बस गया। और तो इस वजह से मिला के आपका फिर एजुकेशन भी यहीं से हुआ होगा? शहडोल में, हाँ, शहडोल में सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग की, और उसके बाद शहडोल डिग्री कॉलेज से। तो उस समय क्या ऐसा ज़रूरी था कि सरस्वती स्कूल ही पढ़ा जाए, कोई और स्कूल? उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि उस समय दो शहडोल में मुख्य स्कूल हुआ करते थे। एक सरकारी स्कूल हुआ करता था रघुराज, और इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट, और सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी मीडियम था। तो उस समय सरस्वती शिशु मंदिर का स्तर बहुत अच्छा था और शहडोल के लगभग सभी बच्चे वहीं पढ़ते थे। तो हमारे माता पिता ने भी बेहतर लगा तो वहीं एडमिशन कराया। सरस्वती स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तो छात्र जीवन में आपको कुछ ऐसा लगा या कुछ यादगार पल जो आपके रहे होंगे? यार, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ना ही एक अच्छा सौभाग्य की बात थी, क्योंकि शिशु मंदिर में पढ़ाई के साथ साथ और कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे हमें बहुत कुछ बचपन में ही देश के बारे में, समाज के बारे में, ऐसा वातावरण था वहाँ का कि हमको वो सब चीज़ें जानने का मौका मिला। तो क्या आपको लगता है कि ये स्कूली शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, इसी वजह से मैं आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ उसकी जो बुनियाद है वो मुझे लगता है कि बचपन में शिशु मंदिर में ही पढ़ गई थी। क्योंकि कक्षा 5वीं तक आते आते मैं बहुत शर्मीला लड़का हुआ करता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक था कि कुछ अच्छा, कुछ सामने मुझे भी निकल कर आना है। तो शिशु मंदिर के शिक्षकों ने मुझे पहली बार मंच पर खड़ा किया, और कक्षा 5वीं से जो शुरुआत हुई वो अभी तक चालू, तो वो ईश्वर की कृपा से, तो ये शिशु मंदिर में पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो। कॉलेज लाइफ में भी आप छात्र संघ से जुड़े रहे? हाँ, शिशु मंदिर में जो क्या था कि लगातार शिशु मंदिर में कल्चरल एक्टिविटीज़ में था। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो भी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होते थे शिशु मंदिर में, मैंने सुना है कि आप अनाउंसमेंट वगैरह, तो लगातार उसके अनाउंसमेंट और संचालन जो है मैं ही करता था। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में थोड़ा वातावरण अलग था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि शहडोल डिग्री कॉलेज में भी वार्षिकोत्सव बहुत धूमधाम से हो, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों वातावरण ऐसा था कि सब एक सीमित दायरे में होता था। फिर हम लोगों ने बहुत छात्र नेता था और वहाँ पे और ज़्यादा खुलने का मौका मिला, और उस वजह से छात्रों का साथ मिला। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम पहली बार कई सालों के बाद शहडोल डिग्री कॉलेज में खुले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न कराया। वो एक बहुत यादगार है शहडोल डिग्री कॉलेज में। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सदस्य रहे हैं और उस समय भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का कोई खास कारण? वही शिशु मंदिर में हम पढ़ते थे, शिक्षा मिली। हाँ, शिशु मंदिर में हम पढ़ते थे, तो शिशु मंदिर में हमको ये जो महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। तो राष्ट्रीयता का जो पहलू था वो एक कारण था जिसके कारण हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। और फिर उसके बाद कॉलेज की राजनीति करते करते धीरे से पता ही नहीं चला कि कब हम भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए, और उसमें भी सक्रिय होकर काम करने लगे। काफ़ी सक्रिय काम किया। उसके बाद आपको भोपाल बुलाया गया।
हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं काम करते हुए फिर क्या हुआ कि उसी दौरान इन सब चीज़ों में एक्टिव था, तो मुझे शहडोल आकाशवाणी में मुझे मौका मिला। मैं शहडोल आकाशवाणी युवाणी में कंपेयर बना जी। और युवाणी में कंपेयर करते करते फिर उसी दौरान कुछ वक्त के बाद सिटी केबल खुला। आप जानते हो उसमें आपने भी बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, तो सिटी केबल में बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने, और एक नए तरह का पहली बार स्थानीय स्तर की पत्रकारिता जो है यहाँ पर नहीं था, वो कुछ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल माहौल नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था, और उसका बड़ा क्रेज हुआ जब वो खुला, तो बहुत उसका महत्व था, और सारे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सब हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी शहर हमारी खबरें जो हैं सिटी केबल में प्रसारित हो। उसका बड़ा महत्व था, उसका इम्पैक्ट इतना होता था कि रात को अगर हम खबर दिखाते थे तो सुबह तक कई बार उन समस्याओं का निराकरण हो जाता। इतना प्रभावी माध्यम बना वो उस समय। तो भोपाल जाकर जब आप भोपाल पहुँचे तो वहाँ की कुछ बातें बताएं। भोपाल में आपको बुलाया गया? जी हाँ, भोपाल में क्या हुआ कि मैं शहडोल युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तो फिर मेरे ऊपर फिर हम लल्लू सिंह जी के साथ काम करते थे। फिर उसके बाद प्रभात झा के संपर्क में आया मैं। प्रभात झा उस समय भोपाल में मीडिया का काम देखते थे। उन्होंने कहा कि तुम यार भोपाल में आके काम करो, और मीडिया में मुझे काम की जरूरत है। तो फिर मैंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया का काम किया कुछ वर्षों तक, और उन्हीं के संपर्क में आकर उस समय दूरदर्शन में कैजुअल एडिटर्स की भर्ती निकली थी। तो मैंने भी, मेरे पास एक आकाशवाणी का अनुभव था, तो कैजुअल एडिटर दूरदर्शन में हो गया। यानी आपको केवल कहा जाए कि आपकी शिक्षा जो हुई और आपके मन में एक विचार था कि मुझे बस बोलना है, और मेरे अंदर जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं उनको जागृत करना है, उसी तरह से करते करते आप जॉब करने लगे। हाँ, ये जॉब ही हो गया एक तरह से। हाँ, एक तरह से ईश्वर ने जो है कभी प्लान नहीं किया था। मैंने जीवन में कभी कोई योजना नहीं बनाई थी, बस ईश्वर मुझे अवसर देता गया और मैं उसको पूरे उससे करता चला गया। बड़ा मतलब एक सब जोश और लगन बहुत ज़्यादा था। तो उस पत्रकारिता भी आपने की जिस तरह आपने बताया। उसके बाद फिर हमें जो जानकारी कि आज तक जैसे बड़े चैनल में, ईटीवी में, स्टार न्यूज़ में आप करीब 10 से 15 साल अपना बिताए अलग अलग तरीके से। हाँ। उनका कोई अनुभव बताएं। जैसे आज तक में है, एक बड़ा चैनल है, लोग वहाँ जाने के लिए क्या उसको देखते हैं, तो वो आज तक में जाने का कैसे हुआ? आज तक में क्या हुआ, संयोग ईश्वर की कृपा समझिए आज तक में जाना। क्योंकि जब आज तक चैनल शुरू हुआ और जब आज तक दूरदर्शन पे आता था आधे घंटे का, तो उस समय एक मन में एक अंदर एक दबा हुआ था कि मुझे आज तक में काम करना है। वो बहुत इम्प्रेसिव कार्यक्रम था, आधे घंटे का दूरदर्शन में आता था। तो मन में एक था कि मुझे आज तक में काम करना है। लेकिन अब चूंकि अभी शहडोल और मुंबई के बीच की दूरी कुछ नहीं है आज की स्थिति में, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, चीज़ें बहुत आसानी से। जब हम शहडोल में उस समय कॉलेज से पढ़ के निकले थे, तो शहडोल और भोपाल की दूरी बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप समझ जाइए कि भोपाल की सोच और शहडोल की सोच में बहुत अंतर, जमीन आसमान बहुत अंतर था, और सीमित संसाधन थे। अगर आप भोपाल होके आ गए तो वो लगता था कि बहुत बड़ा कुछ करके आ गए। तो ऐसे वातावरण में ईश्वर ने मुझे एक अपने आप ऐसा लगता है कि कुछ वो था, और फिर आज तक हाँ ईटीवी में काम करने का मौका मिला। जी ईटीवी में पहले काम, फिर ईटीवी से काम करते हुए फिर थोड़ा फिर क्या हुआ कि काम अच्छा लगने लगा लोगों को, लोग जाने लगे। तो फिर आज तक ने तो खैर बुला के नौकरी दी। वहाँ पर आप सीनियर प्रोड्यूसर भी रहे? मैं सीनियर प्रोड्यूसर था आज तक, और काफ़ी जगह मतलब स्टार न्यूज़ और जिस समय प्रोड्यूसर भी रहे हैं। जी। तो एज ए प्रोड्यूसर और सीनियर प्रोड्यूसर जब आपने प्रोड्यूसर की तरह काम किया, तो कितना फ़र्क आया जब आप शहडोल से काम किए और वहाँ जाकर जब आपने काम किया, कितना फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया। हम जब शहडोल में काम करते थे तो उस समय की टेक्नोलॉजी, हम लोग VCR में काम करते थे, VHS में काम करते थे। फिर मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग बात, ईटीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पे एक LED नाम का सॉफ्टवेयर था। जी, LED नाम का सॉफ्टवेयर था। तो मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको LED आता है तभी आप हमारे यहाँ काम कर पाएंगे। और मुझे LED के बारे में भी नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं। लेकिन मैंने अपने संपादक गिरीश उपाध्याय जी से कहा कि मैं LED को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला, और इसी आधार पर उन्होंने मेरे को नौकरी पे रख लिया। जो कॉन्फिडेंस है वो, ये आपको कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ, ये मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने जीवन में। अब क्या हुआ कि जब मैं वहाँ चला गया तो अब मुझे सीधे, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि इसको तो LED आता है, आप इनसे काम लीजिए। तो अब मैं जब काम करने बैठा तो मैंने अपने जीवन में तब तक कंप्यूटर पे हाथ नहीं रखा था, देखा नहीं, कीबोर्ड पे हाथ नहीं रखा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, कीबोर्ड पे हाथ नहीं रखा था। अब ये हुआ कि संयोग से गिरीश उपाध्याय उस दिन किसी काम से बाहर चले गए थे।
तो सारे कर्मचारियों ने बोला कि इसको तो नहीं आता सर। अब मेरी स्थिति ये थी कि या तो जब भी गिरीश जी आएंगे तो मेरी नौकरी तो गई, क्योंकि मैं भी उस समय परमानेंट नहीं होता, एक ऐसे ट्रायल बेस पे रखा था उन्होंने। तो हमारे साथ एक काम करती थी कर्मचारी वंदना, आजकल वो बीबीसी के लिए काम करती हैं लंदन में रह के, तो वो हमारी जूनियर थी। उनसे मैंने कहा कि सबसे देखा मैंने कि कौन मेरी मदद कर सकता है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वाकई नहीं आता। तो उन्होंने मुझे सिखाया और बताया क्या चीज़ है। तो ऐसा हुआ कि 2-3 दिन मैं ऑफिस से घर नहीं आया, लगे रहे, क्योंकि गिरीश जी के आने से पहले मुझे ये प्रूव करना था कि मुझे एलिनी आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए तो फिर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। और ये चीज़ करते करते आप फिल्म लाइन पे जुड़ गए, काफ़ी फिल्म लाइन पे जुड़े और काफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई। हमने पता चला पीवी सिंधु है और साइना नेहवाल के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई। इधर रुझान कैसे चला गया फिर? क्या हुआ कि हम जब पत्रकारिता करते थे आज तक, ईटीवी, दूरदर्शन, तो हार्डकोर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट था मैं, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड था मेरा, तो पॉलिटिकल खबरों में मुझे महारत थी। तो स्टार न्यूज़ आज तक में मैं मुंबई मेट्रो नाम का शो करता था। तो जब मुंबई में मैं आज तक में काम करने लगा, तो उस समय मुंबई का पूरा जो माहौल था वो पूरा फिल्मी था, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक घटनाएं दिल्ली में होती थी और फिल्मी घटनाओं का केंद्र था मुंबई था। तो जब हालांकि मैं मुंबई मेट्रो करता था, लेकिन जब पूरा जो माहौल था वो फिल्मी था, तो मेरे मन में भी लगा कि मुझे भी फिल्मों के लिए भी कुछ करना चाहिए, एक अवसर दिया है। तो ईश्वर की कृपा से ऐसा मोड़ आया, साथियों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने, सबने सहयोग किया, और मनीष दुबे हमारे संपादक थे, उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तो वो एक अवसर उन्होंने दिया, और वो ऐसा संयोग था कि फिर सिद्धार्थ हुसैन करके एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ काम किया। तो उन लोगों के साथ काम किया तो सारे बड़ी फिल्मी हस्तियों का इंटरव्यू करने का मौका मिला। लगभग सभी बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ इंटरव्यू कर लिया। फिर उनकी गॉसिप की खबरें, मूवी मसाला एक शो आता था 5:30 बजे, बहुत इंटरेस्टिंग शो था, मसालेदार था, मनोरंजक कार्यक्रम हम लोग देते थे 5:30 बजे। तो बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छी टीम थी। तो वो एक करते करते लगा कि फिर एक अलग दुनिया को जानने का मौका मिला। तो ये जानने की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा बस मैं फिल्मों से जुड़ा, आगे बढ़ते चले और आगे बढ़ता गया। अभी फिलहाल आप स्पोर्ट्स इवेंट के इंटरनेशनल, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी, इसको मैं रोक रहा हूँ। हाँ जी, इसमें क्या हुआ कि जब मैं मूवी मसाला कर रहा था, तो दीपक चौरसिया ने इंडिया न्यूज़ एक चैनल नए सिरे से स्टैंड किया। तो उन्होंने मुझे 2013 में इंडिया न्यूज़ का पूरे महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ बनाया। राणा यशवंत हमारे एडिटर थे और दीपक चौरसिया, 2 लोग उसको हेड करते थे। उन लोगों ने मुझे विश्वास किया और कहा कि आपको महाराष्ट्र हेड करना है, और मैं महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ बना पूरे इंडिया न्यूज़ का। तो उसी समय 2013 में स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपना स्पोर्ट्स चैनल, फुल्ली फ्लैश्ड स्टार स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया। तो वहाँ से भी संयोग से उसी टाइम पे ऑफर आया। अब ये था कि क्या करना है, तो मैंने कहा यार, मैंने 20 साल पत्रकारिता में काम किया है और स्पोर्ट्स मैंने कभी नहीं किया, और ये अवसर मेरे सामने चल कर आया है, तो इस तरफ क्यों ना इसको भी आजमाया जाए कि ये चीज़ क्या है, और वो भी जानने और जिज्ञासावश। वो एक वहाँ पे मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का दायित्व मिला, और वहाँ भी बहुत मज़ा आया। तो आप जैसे आईसीसी है और स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स के बड़े बड़े इवेंट्स हैं, वो सब आपने देखे हैं जी। तो कैसा लगता है जब आप इस तरह के बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर आते हैं? देखिए, क्या है कि जीवन में आप शहडोल में रहो चाहे मुंबई में रहो, 2 चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है। वो है एक तो जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, और दूसरा क्या होता है कि आपको असाधारण और अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े मुंबई में रहे तो एक घटना का मैं ज़रूर स्पोर्ट्स में काम करते हुए, जो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में एक है, मुझे लगता है, जिसको मैंने देखा, वो ये है कि हम मुंबई में सचिन तेंदुलकर का 200वां मैच कवर करने गए थे, और वो मैच उनके जीवन करियर का आखिरी मैच था। अरे वाह। और हम क्रिकेट, उसमें क्या हुआ कि लोग सचिन को भगवान क्यों कहते हैं,
तब तक मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि हम लोग जैसे पत्रकारिता करते हैं तो भगवान कह देते हैं या कुछ कह देते हैं। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फिर बाद में सचिन को मैंने जाना कि वो चीज़ क्या है। तो क्या हुआ कि 200वां मैच था और उस 200वें मैच में जब सचिन बैटिंग करने आया, स्टेडियम के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा अनिल, पूरा स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम करीब 45 से 50 करोड़ लोगों की तादाद थी, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। 45 से 50 करोड़ लोग खड़े हो गए और एक ही नारा गूंज रहा था, सचिन सचिन। और मैं पीसीआर के अंदर था। मैं अपने आप को, अपना काम छोड़कर मैं ग्राउंड में देखने गया कि हो क्या रहा है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया आई थी उस मैच को देखने के लिए कि आखिर ये सचिन चीज क्या है। और उस समय मैं आपको बताऊं कि जब 50,000 लोग एक आवाज बता रहे हैं तो मैं खुद बता रहा हूं, मैं ये अनुभव, जब 50,000 लोग एक साथ सचिन सचिन चिल्लाते हैं ना तो रोंगटे। और जब तक सचिन क्रीज पे थे, उस दिन वेस्ट इंडीज के साथ मैच था, दर्शक कुर्सी पे नहीं बैठा और सचिन का बल्ला ऐसे चलता था तो दर्शकों को लगता था कि अगर बॉल मिस हुई तो ऐसा लगता था कुछ चूक, पूरा स्टेडियम सन्नाटा। तो ये अद्भुत। फिर उसके बाद मतलब उस समय मैंने कहा कि तब मैंने जाना कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा आदमी नहीं देखा। कि मैंने बहुत पॉलिटिशियन देखे, राजनीतिक सभाएं देखी, कैसे मैनेज होता है, कैसे चीज, लेकिन वहां पे जो लोग आए थे ना, वो लोग पैसे देकर आए थे, टिकट खरीद कर आए थे और वहाँ पे टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सचिन के लिए आए थे वो लोग। तो मैंने कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में इंसान के रूप में कोई बहुत बड़ा आदमी देखा है तो ये मुझे भगवान इसीलिए उनको बोलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मैंने सब सचिन को पढ़ना शुरू किया कि आखिर ये आदमी, जब तब पता चला कि क्यों सचिन सचिन है। जब आप सचिन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सचिन क्यों सचिन। जो आप अभी बातें बता रहे हैं, हमारे जो दर्शक देखेंगे शायद वो भी रोमांचित हो गए हों। नहीं हो, ये है ही है। वो क्षण जो है सच में बहुत बड़ा है कि चारों तरफ पूरे सचिन की आवाज गूंज रही है और आप पीसीआर के अंदर बैठे और अचानक आपको भी लगा कि नहीं क्या हो रहा है। तो सच में बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। और आपके बारे में अभी है कि अभी सावधान इंडिया की स्क्रिप्ट भी लिखी है आपने, क्राइम शोज भी लिख रहे हैं आप। स्क्रिप्ट लिखने, और क्योंकि ये जो आपका काम था अभी अलग काम था, फिर आप स्क्रिप्ट लिखने की तरफ भी आ गए, तो उसमें कैसे आपका पदार्पण हुआ? देखिए क्या था कि हम जब आज तक में काम करते थे तो आज तक में काम करने के दौरान हम पॉलिटिकल खबरें भी लिखते थे, वारदात करके शो आता था, क्राइम शोज लिखते थे। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग काम करना शुरू किया चैनल से अलग होकर, तो हमारे एक मित्र थे हैदर भाई क्रिएटिव डायरेक्टर थे सावधान इंडिया के प्रोडक्शन हाउस के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीधर भाई आप लिखेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल लिखेंगे। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके माध्यम से मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने जाना स्क्रिप्ट लिखने की बारीकियाँ क्या होती हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखने के दौरान आप कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, कैसे आप हर एक सीन को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि दर्शक उतावला हो जाता है अगला सीन जानने के लिए। क्राइम शोज का और सिनेमा का यही फिलॉसफी है कि आपका अगला सीन के प्रति दर्शकों के अंदर जिज्ञासा हो और जिस सीन को आप देख रहे हैं वो सीन दर्शकों को बांध के रखे, जीवंत बना के रखे, हुक करके रखे। वही सिनेमा का आर्ट है। वो चाहे आप डायलॉग से करो, चाहे वो सीन से करो, कोई भी एक माध्यम हो। तो ये 2-3 टूल हैं छोटे छोटे जिनके माध्यम से एक सशक्त स्क्रिप्ट को साकार किया जा सकता है। और स्क्रीन प्ले लिखना ये होता है कि मतलब जो भी आदमी स्क्रीन पे लिखता है वो आदमी एक्चुअली पूरी घटना को, जो सिनेमा आप देखते हैं, वो एक्चुअली अपने मन में, अपने आंखों में वो पूरा देख चुका होता है। तभी वो एज इट इज वो आपकी तरफ पेश करने की कोशिश, और वो लिख भी वही आदमी पाता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि मैं शहडोल में रहा, फिर मुंबई गया, हैदराबाद में रहा, दिल्ली में रहा, तो आप जितना ज़्यादा जीवन में तरह तरह के लोगों के साथ रहेंगे और जितना खुले दिमाग के होंगे, आपके जीवन में सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा आएंगी, उतना ज़्यादा आप लोगों को जान पाएंगे और उसी के माध्यम से आप फिर कैरेक्टर को बिल्डअप कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को जानेंगे नहीं, चीज़ों को नहीं समझेंगे, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि क्राइम शो लिख रहे हैं आप, क्राइम शो लिखा, आपको आईपीसी पता होना चाहिए, आपको पुलिस का कैसे कार्रवाई करती है वो पता होना चाहिए, फिर अपराधी की मानसिकता को भी आपको जानना है कि आपको उसको दिखाना है, उसे भी दिखाना है, तो वो भी दिखाना। तो इस तरह का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पत्रकारिता में जब हम लोग जाते हैं तो पत्रकारिता मुझे लगता है कि आपके सारे जीवन के आयामों को
खोलने का एक अवसर देती है जी। और सच्चाई को बिल्कुल करीब से दिखा देती है। ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ जो जनता जिसके बारे में कल्पना भी करती, पत्रकार वो सारी चीज़ जान जाता है। कई बार कभी आपको ऐसा लगा कि इतना सब करते करते मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, कुछ पीछे छूट गया, या मुझे अभी और कुछ काम करने की इच्छा है? नहीं, एक चीज़ का बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, अभी मेरे से अभी हाल ही में एक बहुत बड़े चैनल का एक इंटरव्यू हुआ मेरे साथ। जी जी। तो बहुत बड़े पद के लिए था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, सीईओ ने, उनकी बात से उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये बताओ कि अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ पाते हो? तो मैं तो बात वही कहूँगा जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव से हासिल की है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं बता सकता कि मैं अपने आप को 2 साल में कहाँ पाऊँगा, क्योंकि मुझे कल क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं आज स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सोनी टेलीविज़न के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने आईसीसी के लिए काम किया, तो इसका मैंने कभी योजना ही नहीं बनाई थी। तो मैं आपको ये कैसे बता दूं कि कल मैं कहाँ होऊंगा? तो मुझे ये लगता है कि जीवन में अनिल आगे बढ़ने के लिए सबसे बढ़िया अवसर ये होता है कि आपको जीवन में अवसर मिलते जाते हैं, और जो भी अवसर मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपने उसको किया तो कहीं ना कहीं से अगला सीढ़ी तो मिलेगा। एक बार हम लोग बच्चन साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, मैं प्रोड्यूसर था, तो मनीष दुबे इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे फिल्म संपादक, और मैं उसका प्रोड्यूसर था। तो अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छी बात बोली, वो मैं सबको बताना चाहता हूँ। जब अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में घनघोर अंधेरा था, एक ऐसा दौर आया उनके जीवन में कि बहुत ही बुरा दौर था। जी जी। तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि उस समय अमिताभ बच्चन के पिताजी ने उनसे कहा कि जब जीवन में बहुत अंधेरा हो तो कोई भी दीवार पकड़ लो और उस दीवार से चिपक कर सट कर आगे बढ़ते रहो, कहीं ना कहीं उसका सिरा रोशनी में खुलेगा जो। क्या बात। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा था कि जीवन अवसर देता है और उसको पता है कि आपसे क्या काम लेना है, लेकिन हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम पहले से कुछ योजनाएं बना के रख लेते हैं और उस चक्कर में हमारी योजनाएं और प्रकृति की योजनाएं क्लैश कर जाती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ गाड़ी क्रैश जाती है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को। तो ये होता है कि जीवन मेरा ये है कि जो भी छोटे मोटे अवसर मिले वहीं से बड़ा रास्ता निकलता है। कुछ जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे युवा दर्शकों के लिए खासकर है। तो कई लोग जो माता पिता हैं वो ये कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा आईपीएस बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो पहले से तय कर लेते हैं जी। कई बच्चे उसमें असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो या जिनके पास संसाधन नहीं है, पढ़ने की अवसर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बात मैं बताऊं कि संसाधनों की कमी, ये सब बातें जो है ना, मुझे लगता है कि बेमानी है जी। क्योंकि क्या है कि आप जब महापुरुषों को पढ़ते हैं या जानते हैं तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वो चाय बेच के अपना करियर। और वाकई में मैं तो भाजपा में राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं को जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, तो मैंने वाकई देखा है कि उनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है उसको पढ़ा भी है। और अब मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो आज देश में कई बड़े बड़े पदों में हैं, उनके जीवन को मैंने देखा है। तो संसाधनों का रोना तो वो लोग रोते हैं कि ये, लेकिन हाँ, युवाओं के साथ ये है कि जो भी अवसर मिले जीवन में उस अवसर को छोड़ना नहीं है, विश्वास के साथ आपको चलना है। और ये है कि आप बहुत बड़ा सपना देख लो, कोई मायावी दुनिया में रहने लग जाओ, काल्पनिक लोक में रहने लग जाओ, तो उससे आपका जीवन जो है, जीवन को हमेशा प्रैक्टिकली जीना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। और जो आपके डेस्टिनी में होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी तभी पटरी में उतरेगी जब आप गलत रास्ता तय करोगे, छल कपट करोगे, कहीं ना कहीं कोई आप सोचोगे कि मैं शॉर्टकट पकड़ के यहाँ से पहुँच जाऊँ, वहाँ पकड़ जाऊँ। निश्चित तौर पर यकीन मानिए, हो सकता है आपको उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन आपकी गाड़ी पटरी पे उतरेगी और आपको सेटिस्फैक्शन में नहीं मिलेगा। और अंततोगत्वा जीवन में सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो ये नहीं होती कि आपने कितना यश कमाया, कितनी दौलत कमाई, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपने लाइफ से कितने सेटिस्फाइड, संतुष्ट कितने, आप अपने आप से कितने संतुष्ट हैं, अपने परिवार के साथ कितने संतुष्ट हैं, अपने मित्रों के साथ कितने संतुष्ट हैं। यही आपको शाश्वत सुख देगा और इसी में जीवन का आनंद है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मित्रों, जितने लोग हमें आज देख रहे हैं, श्रीधर राव जी ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्तित्व आज हमने आपके सामने रखा है जो ज़ीरो से उठकर अर्श से फर्श तक पहुंचा है और
मैं ये नहीं कहता, इनकी जीवनी खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मत भागिए ऐसी चीज़ों के पीछे, समय के पीछे मत भागिए, यश के पीछे मत भागिए। केवल अपना काम करिए, शिद्दत के साथ काम करिए। जैसा इन्होंने बताया कि वो आपको मिलेगा, वो तय है आपके जीवन के लिए। बस उस अवसर को मत गंवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर राव जी। बहुत धन्यवाद अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद दाहिया जी। आप लोगों ने इतना सुंदर स्टूडियो शहडोल में बनाया है। जी जी। और और मुझे लगता है कि ये देख के, स्टूडियो को देख के मुझे बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है कि ये जो स्टूडियो है और जिस तरह दाहिया जी ने काम किया है, ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में शहडोल के भविष्य को बहुत बेहतर बनाने में कारगर। आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। सब सारे दर्शकों का आशीर्वाद है। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, MPAT न्यूज़ के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अगली चर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।